हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक है 11th क्लास की बिजनेस की बुक में, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज है, उसमें काफी सारी सर्विसेज के बारे में दे रखा है, जैसे इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। ठीक है, तो उसमें से इंश्योरेंस सर्विस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है बैंकिंग सर्विस के बारे में। तो बैंकिंग सर्विस क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक हम कवर कर लेते हैं। आज के टाइम में जब हमारा मॉडर्नाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं। अब फ्यूचर में सेफ रखने के लिए हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स को भी सेफ रखना है, और कहीं ना कहीं फिनेंशियल प्रॉब्लम जो हमारे फ्यूचर में होने वाली है, हमें उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं सेफ्टी, खुद को सेफ महसूस कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सेविंग करनी होती है। ठीक है, अब अगर हम अपनी सेविंग खुद करने लगे तो कहीं ना कहीं स्पेंड हो जाते हैं, वो नहीं रख पाते हमसे। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा एसोसिएशन जो हमारी सेविंग्स को अपने पास रखता है, और कहीं ना कहीं उस सेविंग को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का भी काम करता है। कैसे? इंटरेस्ट हमें देता है हमारी सेविंग पे। ठीक है, तो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे हमारा जो हम अपने लिए सेविंग कर रहे हैं, और जो बिजनेस पर्पस के लिए जो हमारे इंडिया में इतने सारे बिजनेसेस चल रहे हैं उनके लिए। ठीक है, बैंकिंग सर्विस हर एक इंडिविजुअल को, एसोसिएशन को, नंबर ऑफ पर्संस को, ठीक है, सर्विस देने का काम करता है। क्या सर्विस देता है वो हम यहाँ चेक करेंगे। तो बैंक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमारी सेविंग्स को डिपॉजिट करता है। ठीक है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक। ठीक है, क्या करता है? विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मतलब जो कि हमारी डिपॉजिट्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब हमारी अगर सेविंग्स है और हम उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, डिपॉजिट कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट डिपॉजिट हो गई, हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉल बाय चेक। ठीक है, हम चेक के थ्रू उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड गिवन लोन एंड एडवांस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बैंक हमें लोन भी देता है, या अगर हम बैंक से एडवांस लेना चाहते हैं तो बैंक उसका भी काम करता है, और बैंक इसी से अपनी अर्निंग करता है, या अर्निंग प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो विदाउट प्रॉफिट ऑपरेट करे, या विदाउट प्रॉफिट सर्कुलेट करे, चले। ठीक है ना, तो बैंकिंग सर्विस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये प्रॉफिट अर्न कैसे करते हैं? ये बैंकिंग सर्विसेज में जितने भी बैंक इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं लोन प्रोवाइड करते हैं। किसी को लोन की अगर जरूरत है, फिनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उसे लोन प्रोवाइड करेंगे, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और जो हमारी सेविंग्स होती हैं उस पर हमें इंटरेस्ट देते हैं, और जो बीच का गैप होता है वो उनकी अर्निंग होती है। जैसे मान लेते हैं कि वो अगर लोन पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं 8%, और हमारी सेविंग पे हमें इंटरेस्ट देते हैं 4%, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 4% का, वो उनकी अर्निंग हो जाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ये हमारा बैंक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक की बात करते हैं, यानी कि बैंक के टाइप्स की बात करते हैं, तो दो टाइप्स के बैंक हमें देखने को मिलते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, देखो नाम से ही क्लियर है, ऑनरशिप यानी कि जो ऑनरशिप के बेसिस पे बटा हुआ है, और फंक्शन यानी कि जो काम के बेसिस पे बटा हुआ है। तो यहाँ पर ऑनरशिप के बेसिस पे 3 बैंक लिखे हुए हैं, 3 बैंक मिलते हैं हमें देखने को। एक पब्लिक सेक्टर बैंक, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, और तीसरा कोऑपरेटिव बैंक। पब्लिक सेक्टर नाम से क्लियर है, यानी कि गवर्नमेंट बैंक। एक ऐसा बैंक जिसमें 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी, गवर्नमेंट की है। या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या स्टेट गवर्नमेंट होगी, या दोनों का मिलके कंट्रीब्यूशन होगा। बट एक चीज कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि 51% शेयर होल्डिंग, मिनिमम 51, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कम होगी तो फिर वो पब्लिक नहीं रहेगा, फिर वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पार्टनरशिप बन जाएगा, या ओनली प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है ना, तो 51% शेयर होल्डिंग जिसमें गवर्नमेंट की रहती है उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में, जैसे देना बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, आरबीआई जो हमारा है ना, ऑल ओवर इंडिया का जो एक सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो वो भी हमारा गवर्नमेंट बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ये सारी बैंक आते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद सेकंड है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो किसी एक इंडिविजुअल का है या नंबर ऑफ पर्सन ग्रुप का है पूरे एक, उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर का बैंक। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऐसे बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, जो किसी एक पर्सन के हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी उसी में है ना, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, कोटक महिंद्रा, और भी बहुत सारे बैंक हैं, बट दो चार बैंक जो हैं वो मैंने आपको बताए, तो वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो गए, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक यानी कि एक ऐसा बैंक जिसमें नंबर ऑफ पर्सन मिलकर आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए एक एसोसिएशन शुरू करते हैं, जिसको बैंक का नाम दे देते हैं, ठीक है। एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है जो हर एक मेंबर को मंथली सबमिट करना होता है, और वो कंट्रीब्यूशन जब सम अप हो जाता है, टोटल हो जाता है, तो जिस मेंबर को हेल्प चाहिए होती है, फिनेंशियली हेल्प, उसको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर नंबर ऑफ पर्सन विलिंगली ज्वाइन होते हैं, आपस में एक बैंक के मेंबर बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोसाइटी में अकाउंट खुलवाते हैं, है ना। तो सोसाइटी में क्या होता है कि भाई हम एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर मंथ करते हैं, और जिसको भी पैसे की जरूरत होती है वो कंट्रीब्यूशन उसको मिल जाता है। ऐसे ही हर मंथ होता रहता है, ठीक है। उसमें भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कोऑपरेटिव बैंक का नाम। कोऑपरेटिव हमारा स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है कोऑपरेटिव बैंक। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कॉमर्शियल बैंक, जो हम नॉर्मली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो हमारे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है हमारी सेविंग्स को डिपॉजिट करना और हमें लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसा बैंक जो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है। इंडस्ट्रीज को लो रेट पर लोन प्रोवाइड कराने के लिए, ऐसी इंडस्ट्री जो रिनोवेट होना चाहती है, जो डेवलप होना चाहती है, या जो कहीं ना कहीं लॉस को बियर करके आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, रिकंस्टिट्यूट करना चाहती है अपने आप को, उनके लिए एक बैंक बना है जो उन्हें लोन प्रोवाइड कराता है, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर बैंक। ये भी नाम से क्लियर है, एग्रीकल्चर बैंक यानी कि एक ऐसा बैंक जो एग्रीकल्चर के लिए बना हुआ है। आज के टाइम पे एग्रीकल्चर भी हमारा मॉडर्नाइज हो गया है। मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल को काटने छाटने, उसकी मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं, हर एक प्रोसेस के लिए एक मशीन है ना अवेलेबल आ गई है। अब मशीनों के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली हैवी अमाउंट में आती है मशीनें, है ना। हमें मान लेते किसी फार्मर को लैंड खरीदना है, या पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, है ना, यूरिया वगैरह, और एसिड जो मशीन यूज होती है वो ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम हैं, उन सबके लिए अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो कहां से हम कांटेक्ट करेंगे? एग्रीकल्चर बैंक से। ये सोलली ऑपरेटेड बैंक है जो सिर्फ इसी के लिए काम हो रहा है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक यानी कि एक ऐसा बैंक जो रीजनल रूरल एरियाज के लिए, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देखो ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं होता, और भी छोटे मोटे लघु उद्योग होते हैं, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं जो हम ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है हमारे, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, नर्सरी का काम हो गया, है ना, एनिमल हार्वेस्ट्री हो गया, है ना, जो पशुपालन का काम होता है, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, है ना, और जो मतलब बहुत सारे काम है। तो उन सब कामों के लिए अगर हमें लोन चाहिए तो कहां से कांटेक्ट होगा? रीजनल रूरल बैंक से, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही अवेलेबल है। रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, 4 हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो है फंक्शन ऑफ बैंक। फंक्शन ऑफ बैंक मतलब हर एक बैंक के फंक्शंस होते हैं अलग अलग। अब उन फंक्शन को क्लासिफाई किया गया है यहाँ पर 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और इलेक्ट्रॉनिक। प्राइमरी मतलब जो उनका मेन काम है, सेकेंडरी मतलब जो उनका एडिशनल काम है, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल कराई है उसकी वजह से जो काम हो रहे हैं बैंक में, वो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी फंक्शन यानी कि जो बैंक का मेन काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बैंक का मेन काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, ये बैंक का मेन काम है तो काम और भी बहुत सारे, बट यहाँ पर 2 जो है वो सबसे ज्यादा मेन है ना, सबसे मतलब हम कह सकते हैं टॉप पे रहने वाले। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी कि बैंक का सबसे पहला काम हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। अब वो डिपॉजिट हमारी एफडी भी हो सकती है और सेविंग डिपॉजिट भी हो सकती है। एफडी मतलब
कि हमने एक फिक्स टाइम के लिए बैंक को अपने पैसे दे दिए। एफडी में क्या होता है, हमें नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हम एफडी कराते हैं। और सेविंग डिपॉजिट मतलब जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारी सेविंग डिपॉजिट होती है। ठीक है। एडवांसिंग लोन में क्या है, एक तो हमारा कैश क्रेडिट हो गया। कैश क्रेडिट मतलब कि हम कोई सिक्योरिटी रख के बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कैश क्रेडिट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब कि जो बैंक अपने ट्रस्टेड कस्टमर को देती है, क्या फैसिलिटी होती है इसमें, क्या होता है कि भाई हम अपने बैलेंस से, जो हमारा बैंक में बैलेंस है, उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, और जब हम नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा उतना पैसा काट लिया जाएगा जितना हमने ज्यादा विड्रॉ किया था। फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लेते हैं हमारे पास बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए अवेलेबल है और हमें अचानक से नेसेसिटी हो गई या जरूरत पड़ गई 22,000 रुपए की, तो बैंक हमें 2,000 रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी दे देगा, जिसको हम कहेंगे ओवरड्राफ्ट। जब हम नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अपने 2,000 रुपए काट लेगा। ठीक है। तो एडवांसिंग लोन दो तरीके का होता है, एक कैश क्रेडिट जिसमें हम सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं, और ओवरड्राफ्ट जिसमें हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में जाके हमें फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी फंक्शन। अब सेकेंडरी पे आते हैं। सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन है ना। एजेंसी फंक्शन में क्या है कि जो एज अ एजेंट बैंक हमारे लिए काम करता है, कलेक्शन एंड पेमेंट, वो हमारे लिए कई सारे चीजों का इनकम का कलेक्शन करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं काम करते हैं, है ना, हम किसी के अंडर में काम करते हैं, तो उसने हमारे क्या किया, बैंक अकाउंट ले रखा है, बैंक अकाउंट नंबर, और वो सीधा सैलरी हमारे पास अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो बैंक हमारे लिए कलेक्शन का काम कर रहा है। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से हमें इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, तो बैंक हमारे लिए कलेक्शन का काम कर रहा है। और बैंक हमारे लिए पेमेंट भी करता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, वाटर बिल पे करता है, हमारी एलआईसी की प्रीमियम पे करता है। बस एक नोटिफिकेशन या एक मैसेज हमें सेंड कर देता है कि आपका अमाउंट ड्यू हो चुका था, बैंक ने पे कर दिया है। ठीक है। तो बैंक हमारे लिए कलेक्शन का काम भी करता है और पेमेंट का काम भी करता है। सेकेंड है बैंक ड्राफ्ट एंड चेक। बैंक ड्राफ्ट मतलब कि बैंक हमारे लिए ड्राफ्ट बनाने का काम भी करता है, कि हमारे पास अगर बैंक में बैलेंस अवेलेबल है और हमें किसी को पेमेंट करनी है, तो ड्राफ्ट में क्या होता है कि पेमेंट फेलियर के चांसेस नहीं होते, हम बैंक में जाके इंस्ट्रक्शन देके वहां से ड्राफ्ट बनवा सकते हैं और जिसको भी पेमेंट करनी है कर सकते हैं। या फिर एक सेकेंड ऑप्शन होता है चेक का, कि हमारे पास अगर अवेलेबल कैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेक, जो कि बैंक की एक फैसिलिटी है, उसमें हम अमाउंट फिल करके और सिग्नेचर करके जिसको भी पेमेंट करनी है उसको हम चेक प्रोवाइड कर देंगे, और वो जब चेक सबमिट करेगा तो बैंक हमारी जगह पर उसको पेमेंट कर देगी। तो ये हमारी कुछ एजेंसी सर्विस। इसके अलावा और भी सर्विस होती है, जैसे लॉकर फैसिलिटी हो गया। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी हो गया, जिसमें हमें बैंक क्या करता है, हमें लॉकर फैसिलिटी देता है, यानी कि वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसे प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमें लगता है हमारे घर में सेफ नहीं है, वो हम बैंक में लॉकर फैसिलिटी लेकर सबमिट कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की हो गई हमारे सामान को सेफ रखने की। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंडरी सर्विस हो गई। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस यानी कि एक ऐसी सर्विस जो इंटरनेट के आ जाने से अवेलेबल हो गई है। जब इंटरनेट नहीं था तब ये सारी सर्विस हमारे पास नहीं थी। ठीक है ना। तो जिसमें पहला है हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको हम एटीएम कहते हैं। अब एटीएम क्या है, बैंक ने हमें एक एटीएम कार्ड प्रोवाइड करा रखा है, जिसको हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, हम अपनी सेविंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है हमारे सेविंग अकाउंट में, सिर्फ हम उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हम माइनस में हमारा बैलेंस चला जाता है। डेबिट कार्ड का मतलब है कि पहले डिपॉजिट करो फिर यूज करो, क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि पहले यूज कर लो, उसके बाद डिपॉजिट हम मंथली जब हमारा बिल आएगा उसके बाद हम दे सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं, क्या देना होता है ना, तो वो क्रेडिट कार्ड में होता है। बट ये दोनों ही कार्ड यूज कैसे होते हैं, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक चिप लगी होती है, ठीक है, जो कि हमारे सीधे बैंक अकाउंट से लिंक होती है। अब उस कार्ड को हम अलग अलग एरियाज में, जो हमारे आसपास के एरिया में एटीएम मशीन लगी होती हैं, उनमें जाके हम उस कार्ड को इंसर्ट करते हैं, और हमारी जो भी हमारे बैंक अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस है वो हम विड्रॉ कर सकते हैं। या अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है तो क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो एटीएम मशीन और डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। एटीएम मशीन में डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है, हम सब फैमिलियर है इन सारी चीजों से, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड नंबर है हमारा कोर बैंकिंग।
कोर बैंकिंग का मतलब होता है सेंट्रलाइज बैंकिंग। आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रलाइज बैंकिंग है। हम कहीं भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और कहीं भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में हमने देखा है अपने डेली लाइफ में कि पेरेंट्स अपने होम टाउन में है, बच्चे पढ़ने के लिए शहर आ गए हैं या शहर में सेटल हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं। अगर बच्चे डिपेंडेंट है, अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट है तो बच्चे अपने पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं, ठीक है। और मतलब कोई भी आपस में एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो अगर एक जगह से पैसे भेजे जा रहे हैं तो दूसरी जगह इजिली हम उसको विड्रॉ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग। अगर ये सेंट्रलाइज बैंकिंग नहीं होता तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। जहां पैसे डिपॉजिट किए हैं हम वहीं से विड्रॉ कर सकते हैं, बट आज के टाइम में ऐसा कोई कुछ नहीं है। हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और कहीं भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन है कोर बैंकिंग, यानी कि सेंट्रलाइज बैंकिंग हो गई है आज के। फोर्थ नंबर है एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी का मतलब क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ये दोनों ही पेमेंट मेथड है। एनईएफटी में क्या होता है कि बल्क में बैचेस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। बैचेस में मतलब कि एक डे में नॉर्मली 2 घंटे के बाद एक बैच होता है कि भाई मान लेते हैं जैसे 11 से 1 2 घंटे होते हैं। 11 से 1 के बीच में हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो 1 बजे जाके सेटल हो जाएंगी, है ना। कई बार 24 घंटे में सेटल होती है ट्रांजैक्शन, कई बार 12 घंटे में सेटल होती है। तो एनईएफटी का मतलब होता है कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम या ट्रांजैक्शन सिस्टम जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो मतलब कंप्लीट तो एट द टाइम हो जाती है, बट पूरी तरीके से सेटल नहीं होती, है ना। पूरी तरीके से सेटल वो तब होती है जब उसका बैच पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो एनईएफटी में होता है। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि जिसमें एट द टाइम हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी होती है और सेटल भी होती है, बट इसमें एक कंडीशन है कि हमारा मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए का होना चाहिए, है ना। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है वो हैवी अमाउंट के लिए नॉर्मली किया जाता है, जिसमें हम एट द टाइम, है ना, ऑन सेम टाइम हम ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट कर लेते हैं। बट वही है कंडीशन हमारी क्या है कि 2 लाख रुपए मिनिमम ट्रांजैक्शन। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट जो आज के टाइम में ट्रेंड में है ना। हम डिजिटल पेमेंट में क्या है कि भाई हम आधार कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है। हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में हार्ड कैश अपने पास कोई रखता नहीं है, और रखते भी हैं तो बहुत कम रखते हैं, ठीक है। बस फोन है और फोन में हमारे पास ई वॉलेट है। ई वॉलेट में सारा अकाउंट अवेलेबल है। हम जब मन कहे तब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम जितना चाहें उतना विड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहें उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब इजीली सब कुछ कंप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है। क्यूआर कोड हो गया, यूपीआई हो गया, हमारा आधार इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी डिजिटल पेमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया बैंकिंग सर्विसेज का। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बट अगर अभी भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।